हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रोसेस क्लासरूम। आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की। लेट्स बिगिन विद दीज थ्री एग्जांपल्स यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन। सो तीनों सिचुएशन में व्हाट इज हैपनिंग, चाय में गैस इज बीइंग बर्न टू गिव एनर्जी टू वाटर टू मेक स्टीम। कार ड्राइव करने में फ्यूल इज बीइंग बर्न टू मेक द पिस्टन मूव एंड हेंस द कार ऑल्सो मूव। थर्ड कंडीशन में पावर प्लांट में वी आर burning some fuel and then electricity is being produced to give it to the whole city. So in तीनों situation में what is the common thing is energy is involved, and the another common thing is energy is getting transformed from one form to another. और दोस्तों इसी साइंस को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या है। ये वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिला हुआ है, thermi plus dynamis. Thermi means heat and dynamis means power. So thermodynamics is the science of heat and power. So start करते हैं कुछ important terms से। Number one is system. तो system क्या है? जो भी चीज़ हम study कर रहे हैं उसको हम system बोलते हैं। इसको define कर सकते हैं। A system is defined as a quantity of matter or a region in space that we choose to study. और जो भी इसके बाहर है that is we called as surroundings. और जो सरफेस रियल हो या इमेजिनरी, सिस्टम्स एंड सराउंडिंग को सेपरेट करता है, उसको हम कहते हैं बाउंड्री। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल दूंगी मैं। हम सभी के घर में प्रेशर कुकर होता है। मान लो उसमें खाना बन रहा है, तो जो खाना है और जो प्लस स्टीम जो जनरेट हो रही है दैट इज आवर सिस्टम। द कुकर वॉल इज आवर बाउंड्री एंड एवरीथिंग outside this cooker, for example our kitchen space, that is our surroundings. We have three types of system. Number one is open system, in which both mass and energy can flow through the boundary. For example, boiling water in an open pan, compressor, turbine, ये सब रियल इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हैं और इन्हें ओपन सिस्टम की तरह ही एनालाइज किया जाता है एंड इनको कंट्रोल वॉल्यूम भी बोला जाता है। इस क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम वो होता है जहां मास फिक्स रहता है, बाउंड्री के अक्रॉस कोई मास अंदर या बाहर नहीं जा सकता, बट एनर्जी क्रॉस कर सकती है आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क। इसमें वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल गैस ट्रैप्ड इन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। अब जो गैस सिलेंडर के अंदर है वो हमारा सिस्टम है। पिस्टन मूव कर सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकती है, बट कोई भी गैस पार्टिकल अंदर से बाहर नहीं जा सकता और बाहर से अंदर नहीं जा सकता। आइसोलेटेड सिस्टम, दिस इज अ स्पेशल केस। अब अगर एनर्जी भी क्रॉस ना कर पाए, सो नो हीट नो वर्क, तो उसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। बेस्ट एग्जांपल है एक परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मल फ्लास्क। प्रैक्टिकली एक परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है, इट्स जस्ट एन आइडियलाइजेशन, बट थियोरेटिकली ये कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल है। अब हमें ये तो पता चल गया कि सिस्टम क्या है, बट उसको डिस्क्राइब कैसे करें, उसका आंसर है प्रॉपर्टीज से। सो बाय थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज वी कैन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, जैसे कि कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम है, कितना मास डेंसिटी है। सो ऑल ऑफ दीज आर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज which describe the state of a system and these can be divided into two categories. और ये एग्जाम में बहुत आता है, ध्यान से सुनो। जो प्रॉपर्टीज सिस्टम की साइज पर डिपेंड करती हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगर आप सिस्टम को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करो तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी डिवाइड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, एक 10 लीटर के कंटेनर में गैस है, अगर कंटेनर को एग्जैक्टली हाफ करो तो इसमें 5 लीटर गैस हो जाएंगे। सो इसलिए वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अदर एग्जांपल्स आर मास, टोटल एनर्जी, एंथैल्पी। सेकेंड इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज सिस्टम की साइज से इंडिपेंडेंट है उन्हें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। इन यू कैन रिलेट, राइट। सिस्टम को अगर हम डिवाइड करें तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, सेम 10 लीटर का गैस को डिवाइड करो, टेम्परेचर दोनों हाउस में सेम रहेगा, इसलिए टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अदर एग्जांपल्स आर प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी। नाउ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम मास से डिवाइड करें तो उसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी डिवाइड वॉल्यूम बाय मास, सो वी कॉल इट स्पेसिफिक वॉल्यूम।
अगर हम मोल से डिवाइड करें तो उसे हम मोलर प्रॉपर्टीज बोलते हैं। सो दीज आर स्पेसिफिक और मोलर प्रॉपर्टी। इंजीनियरिंग कैलकुलेशन में यह पर यूनिट बेसिस पर काम करने के लिए यूज होता है। नाउ एनर्जी के फॉर्म्स। थर्मोडायनेमिक्स प्रैक्टिकली पूरी तरह एनर्जी के बारे में है और एनर्जी के कई फॉर्म्स होते हैं। तो अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो इट कैन बी मैक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सो व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक फॉर्म? ये वो एनर्जी है जो एक सिस्टम एज अ होल प्रोसेस करता है किसी एक्सटर्नल फ्रेम के साथ। फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी सिस्टम के मोशन की वजह से होती है। अनदर इम्पॉर्टेंट वन इज पोटेंशियल एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो सिस्टम की पोजीशन की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल अगर वो हाइट पे है तो इट कम्स विद ग्रेविटेशनल फील्ड। दूसरी है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। मॉलिक्यूलर लेवल पर मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बहुत सारी एनर्जी होती है जो हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। इस टोटल माइक्रोस्कोपिक एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी से डिनोट करते हैं, दैट इज यू। टोटल इंटरनल एनर्जी में बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। गैस के मॉलिक्यूल स्पेस में कंटिन्यूसली मूव करते हैं और इसी मोशन की वजह से उनमें ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है। फिर आती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जो मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं तो उनके अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। देन अगर एक मॉलिक्यूल के एटम्स एक दूसरे के साथ वाइब्रेट भी करते हैं आगे पीछे, जैसे टाइनी स्प्रिंग्स की तरह, तो उससे आती है हमारे पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। फिर आता है इलेक्ट्रॉन स्पिन। इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करते हैं, इवन दैट कंट्रीब्यूट्स टू इंटरनल एनर्जी। इन सब काइनेटिक एनर्जीज को मिलाकर टोटल होता है सेंसिबल हीट और सेंसिबल एनर्जी। इसलिए जब गैस गर्म होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूल मूव फास्टर एंड इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होती है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी इज लेटेंट हीट, दैट इज लेटेंट एनर्जी। मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होती हैं, दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन टू एटम्स। अगर आप एक सॉलिड को गर्म करते हो तो एक पॉइंट आता है जब मॉलिक्यूल्स ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर सकती हैं। उस समय कहते हैं हम फेस चेंज। इस प्रोसेस में बहुत एनर्जी लगती है और इसको बोलते हैं हम लेटेंट एनर्जी। अब कोई भी मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े होते हैं। इन बॉन्ड्स में स्टोर होती है केमिकल एनर्जी। जब केमिकल रिएक्शन होते हैं जैसे कंबशन, ये बॉन्ड्स टूटते हैं और बनते हैं, एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है। दिस इज हाउ फ्यूल पावर्स आर इंजन। और एक एनर्जी होती है न्यूक्लियर एनर्जी। एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से जॉइंट होते हैं। इस न्यूक्लियस में स्टोर्ड एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं और ये केमिकल एनर्जी से मिलियन टाइम्स ज़्यादा होती है। यही एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में रिलीज होती है। तो सब कुछ मिलाकर एक सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है। एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। ज़्यादातर स्टेशनरी क्लोज सिस्टम के लिए, जैसे कि एक टैंक या एक वेसल, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज नेग्लिजिबल हो जाता है, यू कैन इक्वेट इट टू ज़ीरो। इसलिए स्टेशनरी सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू इट्स इंटरनल एनर्जी। अब कुछ और इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं। किसी भी इंस्टेंट पर सिस्टम की सारी प्रॉपर्टीज की जो कंडीशन होती है उसे स्टेट ऑफ द सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है एंड वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है, तो ये तीनों चीज़ें मिलके बता रही हैं स्पेसिफिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम। प्रोसेस। एक स्टेट से जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है उस चेंज को प्रोसेस कहते हैं। कॉमन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर isothermal process in which temperature remains constant, isobaric where pressure remains constant, isochorics जब वॉल्यूम चेंज नहीं होता, adiabatic जब हीट ट्रांसफर नहीं होता, Q is equal to 0। नाउ जब एक सिस्टम प्रोसेसेस की एक सीरीज अंडरगो कर रहे हैं और अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए उसे साइकिल कहते हैं। और इन्हीं से बनता है कार्नट साइकिल, रैंकिन साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये सब थर्मोडायनेमिक साइकिल्स हैं और हम इसे आगे कवर करेंगे डिटेल में।
अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा टॉपिक आपको सबसे मुश्किल लगता है।